साफी साहब, जाहिर है इतने रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, मामला अदालत में जाएगा। मुमकिन यही नजर आता है कि अदालत की तरफ से रिलीफ मिलेगा, जैसे बल्ले के निशान के हवाले से मिला है। तो ये सूरत हाल एग्जैक्टली एक स्मूथ 8 फरवरी के इलेक्शन की तरफ जा रही है या अदलिया और इदारों के दरमियान तसादुम की तरफ जा रही है? नहीं, अगरचे तनाव है और अदलिया के कुछ फैसलों पे इस्टेब्लिशमेंट खुश भी नहीं है, मौजूदा हुकूमत भी उस पर खुश नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के टेंशन के तसादुम की तरफ नहीं जाएगा मामला, और इलेक्शन ही की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन में अब कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, मगर जब इलेक्शन की तरफ जाएगा तसादुम भी नहीं होगा, फिर तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा, यानी फिर तहरीक इंसाफ आपको बाकायदा मुकाबले में नज़र आ रही है कि उनके और जो की रहनुमा जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए वो भी मुकाबले में नज़र आ रहे हैं? नहीं, तहरीक इंसाफ की बात सूरत वो पोजीशन होगी जो 2018 में मुस्लिम लीग नून की थी, और तहरीक इंसाफ के साथ मकाफात अमल के उसूलों के तहत वही होगा जो तहरीक मुस्लिम लीग नून के साथ 2018 में हुआ था। जहाँ तक सिंबल का ताल्लुक है या बल्ले के निशान का ताल्लुक है, तो वो फैसला भी अभी हतमी नहीं है, और आगे अब देखना है कि मज़ीद पेशावर हाई कोर्ट उसके साथ क्या करती है, और फिर अदालत उज़्मा में भी वो हतमी तौर पर आएगा तो अदालत उज़्मा उससे मुतालिक क्या फ़ैसला करती है। जहाँ तक कागजात के रिजेक्शन का ताल्लुक है, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जाहिर बात है कि कानून से फरार इख्तियार करने वालों को तो आप कानून साज असम्बली का मेंबर बनने का हक़ नहीं दे सकते। तो अगर वो मैदान में होते और उनके कागजात मुस्तरद होते तो फिर ये वाकई हम समझते कि ये ज़्यादती हो रही है। यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद होगी जिन्हें आगे अदालत से भी रिलीफ नहीं मिलेगा और वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे होंगे, जिसमें बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा भी हो सकते हैं? मेरे ख्याल में जो मफरूर लोग हैं, मफरूर लोगों को बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो ये मेरे ख्याल में ख़ुद कानून के साथ एक मजाक इसलिए होगा क्योंकि इन लोगों ने आगे जाके मुल्क के लिए कानून बनाना होता है, और मफरूर वो होता है कि जो कानून के सामने अपने आप को पेश नहीं करना चाहता। अब अगर उन लोगों को इन अदालतों पे एतमाद होता तो फिर वो चुपने की बजाय और मफरूर की बजाय आके अपने आप को अदालतों में सरेंडर कर लेते। अच्छा, मगर जो फिर एक अगर ये लीडिंग रहनुमा ना भी हों, हालांकि जो इलेक्शन के मामलात हैं उसमें अगर कानून उनको इजाज़त देता है तो इलेक्शन उन्हें लड़ना चाहिए, अगर ये ना भी हो तो ये जो कॉन्फिडेंस है कि अगर बल्ले का निशान हुआ तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाहिर है आप और ज़्यादा करीब से जानते हैं कि बड़ा फेयर चांस है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन ही जीत जाए, और ये जो 2018 में नून लीग की सूरत हाल थी उसके मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग सूरत हाल में सामने आया है। मेरे ख्याल में अब भी एक तो ये कि शहरों के और देहात में और तरजीहात में लोगों के, और दूसरा ये भी है कि ज़्यादातर हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया पे अब भी पीटीआई का कंट्रोल है। मसलन कल मैं बलूचिस्तान के एक दोस्त से जो खुद इलेक्शन लड़ रहा है, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे हलके में तो इस चीज़ का कोई तस्करा ही नहीं है कि इमरान खान है या नवाज शरीफ है या कौन है कौन नहीं है, क्योंकि उनके मसाइल कुछ अलग हैं। और पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि हुकूमतें गिरती तो शहरों से हैं लेकिन वो बनती देहात से हैं। तो अगर बल्ले का निशान भी मिले उसके बावजूद भी मैं नहीं समझता कि पीटीआई अपनी ये जो सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी है या यंगस्टर में कुछ उसकी पजीराई है इमरान खान की ज़ात की हद तक उसको वोट की ताकत में बदल देगी, क्योंकि अपनी पॉपुलैरिटी किसी लीडर की उसको वोट की ताकत में बदलने के लिए सेकंड टियर का या इलेक्टेबल्स का बुनियादी किरदार होता है, और इलेक्टेबल जितने भी हैं वो पीटीआई को छोड़ चुके हैं, और ज़्यादातर लोग इस वक्त जो पीटीआई जिनके हाथ में है वो वकला हैं, और ऐसे वकला हैं जो आज से 1 साल कबल तक पीटीआई के ज़िली ओहदेदार भी नहीं थे। अच्छा, मगर इस सारी सूरत हाल में फिर मौलाना फजलुर रहमान क्यों ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें वाज़े नज़र आ रहा है कि उनका कोई चांस नहीं है, इसलिए क्योंकि वो तो बड़े नाराज़ है चीफ जस्टिस से भी, इलेक्शन कमीशन से भी, कि भाई कैसे आपने 8 फरवरी की तारीख दे दी? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान, एक तो ये है कि 2018 और 2013 दोनों के बारे में इलेक्शन के बारे में उनके एतराज़ात थे, और ये तो हर किसी को पता था कि 2018 के इलेक्शन में किस भयानक तरीके से
नवाज शरीफ को अंदर किया गया, उसके साथ बेटी को अंदर किया गया। आपको याद होगा कि हनीफ अब्बासी को रात गए बिल्कुल एक नाजायज़ मुकदमे में सज़ा सुनाई गई। तो 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए मौलाना फजल रहमान के साथ भी धांधली कराई गई, ANP के साथ भी कराई गई, MQM के साथ भी कराई गई, मुस्लिम लीग नून के साथ भी कराई गई और पीपल्स पार्टी के साथ भी कराई गई और जमात इस्लामी के साथ भी कराई गई। लेकिन अब के बार मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ ने ना तो GHQ पे हमला किया था, ना तो उन्होंने लोगों को फौज के खिलाफ और गलाया था, ना वो उकसाया था, और ना आर्मी चीफ को उन्होंने, नवाज शरीफ ने सिर्फ ये किया था कि दो चीज़ों में उन्होंने फिर भी फरमानबरदारी कर दी। उन्होंने परवेज़ रशीद को वजारत से हटा दिया, उन्होंने मुशाहिदुल्लाह को वजारत से हटा लिया, लेकिन सिर्फ एक ट्वीट वापस लेने के जुर्म में नवाज शरीफ को इतनी बड़ी सज़ा दे दी गई। और ये सब कुछ मौलाना फजल रहमान वगैरह इस मामले में नवाज शरीफ के साथ थे। लेकिन अब की बार वो ये समझते हैं कि अगर GHQ पे हमला करने वालों, कोर कमांडर हाउस जलाने वालों, रेडियो पाकिस्तान को जलाने वालों को अगर एक जगह से रिलीफ मिलती है तो ज़ाहिर बात है कि मौलाना फजल रहमान जैसे लोगों का गुस्सा क्या है। दूसरी तरफ तो वो उनका सिक्योरिटी का मसला है, और मौलाना फजल रहमान को भी बार बार इदारों की तरफ से थ्रेट अलर्ट्स जारी किए जाते हैं, और मेरी मालूमात के मुताबिक भी दाइश की जो हिट लिस्ट है उसमें वो टॉप के लोगों में शामिल है।